क्वेश्चन नंबर 1, क्या कह रहा है देखो, अ ब्लॉक ऑफ मास m kg लाइज ऑन अ ब्लॉक B ऑफ मास स्मॉल m kg, इन दोनों का मास m है. B in turn lies on a smooth horizontal plane. The coefficient of friction between A and B is B. Both the blocks are initially at rest. Horizontal force F is applied to lower block B at t equal to 0 such that there is a relative motion between A and B in the duration from t equal to 0 second till the lower block B undergoes the displacement of magnitude L. Match the statements column 2 with this. ठीक है, देखो क्या हो रहा है इसमें. ये ब्लॉक मान लेते हैं, यहाँ है ए ब्लॉक, इस पर हमने फोर्स एफ लगाया है. यहाँ एल डिस्प्लेसमेंट किसका है? लोअर ब्लॉक बी का. तो मान लो ये यहाँ पहुंच जाता है, तो इसका ये डिस्प्लेसमेंट कितना है? एल है. तब तक मान लो ये ब्लॉक यहाँ कहीं पहुंच जाता है, ए ब्लॉक. तो ए ब्लॉक का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट है वो एस ए है ना. तो आप देख रहे हो कि इसके रेस्पेक्ट में कितना चल रहा है, ये इतना चल रहा है ना, कितना चल रहा है एक तरह से, है ना, दिख रहा है अपने को. तो यहाँ क्या करेंगे देखो, ये जो ब्लॉक है ये एफ फोर्स इस पर लग रहा है. तो यहाँ देखो, अगर ए बी डी आप बनाओगे तो हमने लोअर ब्लॉक पर फोर्स अप्लाई किया है राइट साइड में. इसकी टेंडेंसी आगे जाने की, तो इसको फ्रिक्शन तो पीछे लगेगा ना. तो कितना लगेगा? म्यू एम जी लगेगा, क्योंकि यहाँ नॉर्मल और इसका डाउनवर्ड, इसको एम जी लग ही रहा है. और इसको आगे की तरफ क्या लगेगा? म्यू एम जी लग रहा है, तभी तो इसका डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है. तो आप देख रहे हो कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है यहाँ वो म्यू एम जी है, उसका वर्क ए पर कितना हो रहा है? तो म्यू एम जी इंटू एस ए हो रहा है ना. और डब्ल्यू एफ के बी इस पर कितना वर्क कर रहा है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो इसको इस पर एल हो रहा है, तो ये म्यू एम जी, लेकिन इस पर वर्क नेगेटिव होगा, ये होगा एल. किस पर? तो ए पर वर्क पॉजिटिव है, बी पर वर्क पॉजिटिव है, और नेट जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसका वर्क क्या लिखेंगे आप? डब्ल्यू एफ के ए प्लस डब्ल्यू एफ के बी, यानी हो जाएगा म्यू एम जी एस ए माइनस म्यू एम जी एल. तो यहाँ से माइनस बार लेंगे तो म्यू एम जी एल माइनस एस ए, ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी, है ना, होगी. देखो ये दिख भी रहा है ना. तो आप देख रहे हो कि टोटल जो वर्क है वो नेगेटिव आ रहा है. आना ही चाहिए, काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क सिस्टम पर क्या आता है? हमेशा नेगेटिव आता है. तो क्या कह रहा है देखो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक ए इज पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है. दूसरा ये कह रहा है कि लेस देन म्यू एम जी एल इन मैग्नीट्यूड. तो आप देख रहे हो कि हाँ, मैग्नीट्यूड में देखो, क्योंकि एल जो है वो एस ए से ज़्यादा है, तो मैग्नीट्यूड में एफ के ए लेस देन डब्ल्यू एफ के बी होगा. तो पहली बात तो पॉजिटिव है तो पी सही है. फिर ये कह रहा है लेस देन म्यू एम जी एल मैग्नीट्यूड, ये भी सही है, तो पी और आर सही है. फिर कह रहा वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक बी इज म्यू एम जी एल है ना, इन मैग्नीट्यूड, ये भी सही है मैग्नीट्यूड में, इक्वल टू म्यू एम जी एल इन मैग्नीट्यूड, और नेगेटिव है, ये भी सही है. फिर कह रहा है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक ए प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक बी, वो टोटल वर्क की बात कर रहा है, तो वो क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, ये भी सही है. और लेस देन म्यू एम जी एल इन मैग्नीट्यूड है, ये भी सही है, ये बिल्कुल. वर्क डन बाय फोर्स एफ ऑन ब्लॉक बी इज, तो एफ का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? एल हो रहा है, तो इसका वर्क कितना हो रहा है बी पर? तो वर्क डन बाय एफ ऑन बी वो हो रहा है एफ इंटू एल हो रहा है ना. क्या हो रहा है? एफ इंटू एल हो रहा है.
तो पॉजिटिव हो रहा है। अब आप ये नहीं से कह सकते हैं कि ग्रेटर देन हो रहा है, लेस देन हो रहा है, क्योंकि उसके बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस इतना वर्क हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया? पॉजिटिव वर्क हो रहा है। क्लियर है भाई सबको? ये लिख लो पहले। क्या बात क्लियर है ना? हम्म, लिख लीजिए। हाँ लिख लीजिए, लिख लीजिए, आराम से लिख लीजिए। हो गया ना? अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास में, ये दोनों क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अभी आए नहीं है। Block A of mass M lies on waves of mass capital M। यानी हमारे पास में ये कैपिटल एम है, स्मॉल एम है, block of mass M lies on waves of mass capital M। The waves in turn lies on smooth horizontal surface। Friction is absent everywhere, यानी कहीं कोई friction नहीं है। The waves block system is released from rest। All situations given in column 1 are to be estimated in duration। The block undergoes a vertical displacement h starting from rest। Assume the block to be still on the waves। Match the statement column 1 with the results in column 2। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज। अब देखो इसका एफ बी डी बनाते दोनों का, है ना? एफ बी डी बनाते हैं। इसको नॉर्मल ऐसे लग रहा है, इसको नॉर्मल ऐसे लग रहा है ना? तो आप देखोगे कि नॉर्मल का ये जो कंपोनेंट इसको क्या कर रहा है, इसे पुश कर रहा है, और ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इधर कहीं ऐसे मूव कर रहा होगा। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, इसके बेस के रेस्पेक्ट में तो ऐसे मूव करेगा इसके अलोंग, और इसको डाउनवर्ड क्या लग रहा है? एम जी लग रहा है ना? तो आप देख रहे हो कि जो कैपिटल एम है इसको ऐसा करते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो इस पर बी पर तो इसका पॉजिटिव वर्क होगा ए नॉर्मल का, और नॉर्मल का इसका वर्क क्या होगा? क्यों? क्योंकि ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में तो ऐसे मूव कर रहा होगा, लेकिन दरअसल ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो ऐसे मूव करेगा ना। तो आप देख रहे हो कि ये जो एंगल है 90 से ज्यादा है, तो इस पर नॉर्मल जो है ना नेगेटिव वर्क करेगा। किस पर? ए पर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
आज सिर्फ एफबीडी बना रहे थे। देखो मैं क्या कह रहा था यहाँ, मेरे कहने का मतलब ये था, देखो यहाँ ये हमारे पास में ब्लॉक है और बेस है ना। तो आप यहाँ देखो मैंने एफबीडी बनाया, तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो ब्लॉक है ना ये ऐसे मूव करेगा, यानी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऐसे मूव करेगा। तो आप देखो कि नॉर्मल और इसके डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल क्या 90 से ज़्यादा है, और हमें मालूम है कि कॉस 90 से अगर ज़्यादा है तो उस केस में थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है कॉस, तो उस केस में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। और हमें मालूम है कि जो वर्क होता है वो एफ इंटू डी आर इंटू कॉस थीटा होता है, क्योंकि एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर होता है, तो एफ डी आर कॉस थीटा होता है। कॉस 90 से ज़्यादा है, मतलब थीटा 90 से ज़्यादा है, तो कॉस 90 से ज़्यादा होने के बाद वो नेगेटिव हो जाता है, तो वर्क क्या होता है, नेगेटिव। तो ए पर वर्क क्या होगा यहाँ, ए पर नॉर्मल का वर्क नेगेटिव होगा और बी पर नॉर्मल का वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और टोटल वर्क नॉर्मल का सिस्टम पर क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि नॉर्मल इंटरनल फोर्स है और दोनों ब्लॉक के बीच में नॉर्मल के अलोंग कोई डिफॉर्मेशन नहीं है। तो जब नॉर्मल के अलोंग कोई डिफॉर्मेशन नहीं, यानी फोर्स के अलोंग कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता, तो वर्क क्या होता है उस केस में, इंटरनल फोर्स का जीरो होता है ना। तो जैसे अभी हमने ऊपर देखा कि कैंडिक फ्रिक्शन का वर्क आ रहा था, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन के अलोंग डिफॉर्मेशन हो रहा था। देखो ये, यानी ये ब्लॉक यहाँ था, यानी इस एंड पर था, इस एंड से देखो इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है, इसलिए वहाँ टोटल, इसलिए सिस्टम पर काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क क्या रहा था, नेगेटिव वर्क आ रहा था। लेकिन यहाँ नॉर्मल का वर्क जीरो, क्लियर है, ये पॉइंट मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है। लेकिन इस पर पॉजिटिव है, बी पर और ए पर नेगेटिव है, टोटल मिला के जीरो आ गया। ओके, अब हमने क्या किया, क्योंकि फ्रिक्शन तो है नहीं, तो ये ब्लॉक कितना नीचे आ रहा है, एच नीचे आ रहा है। तो एच जब नीचे आ रहा है तो इसका मतलब जो पोटेंशियल चेंज की डिक्रीज करेगी वो कहाँ जाएगी, इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में जाएगी। तो मैंने क्या किया, लेकिन यहाँ रेफरेंस पॉइंट ये मान लिया और पोटेंशियल एनर्जी मैंने इसकी लिखी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों की क्या थी, जीरो थी, लेकिन उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखी, क्योंकि हाइट मैंने यहाँ एच लिया है, तो है ना। और फाइनली ये कितना नीचे एच आया, स्मॉल एच, तो ये हाइट कितना हो गई हमारे पास में, एच माइनस एच। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखी हमने, प्लस जो वेज है उसकी तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं कर रही है, क्योंकि वो तो वहीं का वहीं बना हुआ है ना। प्लस दोनों की काइनेटिक एनर्जी मैंने यहाँ लिख दी। तो इसका मैंने मान लिया कि एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी और वर्टिकल कंपोनेंट भी। क्यों, क्योंकि हमने देखा कि ये तो इधर कहीं जा रहा है, इसका मतलब इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा और वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा, तो मैंने वो ले लिया। प्लस इसकी तो वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ही होगा, तो ये मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर लिए हैं। तो ये इक्वेशन आ गया हमारे पास। ओके, अब ब्लॉक ए का देखा हमने, तो ब्लॉक ए पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया। तो ब्लॉक ए पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, नॉर्मल और एमजी, तो दोनों का वर्क लिखना होता है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो ये थी, सी उसकी इनिशियल तो जीरो ही है, तो दोनों का वर्क ले लिया मैंने। अब इस इक्वेशन को मैंने यूज किया है यहाँ, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ, एम जी एच माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखो कि एम जी एच से तो एम जी एच कैंसिल आउट हो गया, तो ये वर्क आ गया। अब आप यहाँ ध्यान से देखो, इसका मैग्नीट्यूड कह रहा है क्वेश्चन में कि नॉर्मल का जो वर्क है ए पर, उसका मैग्नीट्यूड बताओ, जो कि क्या है, एम जी एच से तो कम होगा, क्योंकि देखो ना इन दोनों का सम ही ये है। तो इसका मैग्नीट्यूड पूछा तो मोड ले लो इसका ऐसे, है ना। एम जी एच से तो यार एम जी एच कटने के बाद, तो अभी इसको चाहो तो हटा दो। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास डब्ल्यू एन ए इक्वल टू माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। इसका मोड लेना है, तो ये मोड तो वैसे किससे कम आ रहा है, देखो एम जी एच से तो कम ही आएगा। तो एक तो नेगेटिव वर्क है पहला पॉइंट, तो दूसरा एम जी एच से कम है, तो वो आंसर आ गया हमारे पास में। समझ में आया मैंने क्या कहा यहाँ, हाँ सर। है ना। यस सर। बस उसी तरह बाकी का देख लो, उसी तरह जैसे इसका देख लो, इसका बेस पर देखो कौन वर्क कर रहा है, सिर्फ नॉर्मल वर्क कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हाफ एम बी स्क्वायर। अब हाफ एम बी स्क्वायर भी आप देखो वापस से एमजीएच से कम है, तो लेकिन पॉजिटिव है और लेस देन एमजीएच है मैग्नीट्यूड में, तो पी और एस आ गया बी का। सी का इसने कहा सम ऑफ वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, सम ऑफ दोनों पर, तो नेटवर्क क्या आ रहा है सिस्टम पे, जीरो आ रहा है, वो यहाँ लिख दिया था मैंने आपको, है ना। तो एक तो जीरो आ रहा है, तो आर और एस एमजीएच से कम है जीरो। फिर कह रहा नेट वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ऑन ब्लॉक इज, तो नेट फोर्सेस
का वर्क पूछ रहा है, तो वो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यही तो वर्क है, वो ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो, क्योंकि ऑल फोर्सेस मतलब कौन कौन से फोर्स की बात कर रही है, तो काइनेटिक एनर्जी तो पॉजिटिव होती, तो पॉजिटिव तो है, लेकिन वापस से ये क्या है, यहां से देखो, क्योंकि इन दोनों का सम mgh है, तो mgh से कम है, तो p और s हो गया डी का ऑप्शन, तो वो सब मैच कर ही रहा है। ओके, लिख लो इसको। लिख लिया? सर एक मिनट। सर थोड़ा नीचे नीचे। हम्म। लिख लिया? नहीं सर एक मिनट।
हो गया सर। हो गया ना? सर एक मिनट। हो गया ना? हाँ सर। हाँ सर। Yes. अब आते हैं, एक मिनट, इसमें आपने दिया है ना। अच्छा, ये जो आप चैट बॉक्स में लिखते हो ना, ये इसमें लिख दिया करो, यहाँ इस पर ग्रुप पर। तो उससे क्या है कि मुझे दिख जाएगा। एक मिनट, कहाँ गया सारा वो? मुझे खत्म हो गया वो एक भी नहीं है, देखो मेरे पास में। आपने जो भेजा था ना, ऐसा करो, इस पे डालो, कौन कौन किस किस में डाउट है आपको, ग्रुप पे डाल दो आप, है ना। एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 का। क्वेश्चन नंबर 1257 ना, पार्ट 1 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। देखो कैसे करेंगे इसको। ब्लॉक बी इज अटैच्ड टू अनस्ट्रेस्ड स्प्रिंग्स S1 and S2 with spring constant K and 4K respectively. The other ends are attached to identical supports M1 M2 not attached to the walls. यानी फ्री है इसका मतलब। The springs and supports have negligible mass. There is no friction anywhere. The block B is displaced towards wall 1 by small distance x. तो हो क्या रहा है इसमें, देखो ये सिस्टम ऐसा दिया हुआ है, ये ब्लॉक है, ठीक है। ये S2 स्प्रिंग है, ये S1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, इसका 4K है। तो इसको ये डिस्प्लेस कर रहा है किसको, क्योंकि ये जो M2 और M1 जो है ना, ये ऐसे ही है, सपोर्ट के लिए है। तो इसको पहले ये इसको ऐसे डिस्प्लेस कर रहा है, यहाँ से डिस्प्लेस कैच नहीं है। तो जब इसको रिलीज करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटीज की क्या होगी, 0। और इसको अगर इधर x डिस्प्लेस किया तो ये सपोर्ट भी इसके साथ आ जाएगा M2, और ये अपने नेचुरल लेंथ पर होगी ये वाली स्प्रिंग, ठीक है। तो ये 4K है हमारे पास। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में, इसको छोड़ दिया तो मैक्सिमम कंप्रेशन इसमें होता है ना। ये कह रहा देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर, द ब्लॉक बी इज मैक्स डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स वॉल 1 इधर है और वॉल 2 इधर है लेफ्ट में, बाई स्मॉल डिस्टेंस x डिस्प्लेस किया। ये डिस्प्लेसमेंट कितना किया इसने, ये x का किया। अब क्या होगा, इसको छोड़ देंगे तो ये जो वॉल है तो फिक्स है ना, ये वॉल 2 है, ये वॉल 1 है,
तो ये क्या करेगा, यहाँ से यहाँ गया मान लो, और ये सपोर्ट था इस चीज का, तो ये इसको कंप्रेस करेगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इसमें जो कंप्रेशन हुआ वो वाई हुआ, और ये स्प्रिंग है, ये तो अपने नेचुरल लेंथ पर होगी, और ये सपोर्ट M1 था यहाँ, इसका कोई मास नहीं है। ये जो M2 इसका भी कोई मास नहीं है। तो कुछ नहीं करना था, क्योंकि फाइनली मैक्सिमम कंप्रेशन अगर इसमें वाई हुआ तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी 0 है। तो इसका मतलब सिंपल इतना ही है, क्योंकि जब इसको लेकर आए तो जो S2 स्प्रिंग है इसमें तो ना कंप्रेशन एक्सटेंशन है, कुछ नहीं है ना, लेकिन S1 में कंप्रेशन है। तो इसकी जो एनर्जी है S1 की, यानी हाफ के एक्स स्क्वायर, सारी एनर्जी कहाँ चली जाएगी, उसमें चली जाएगी, यानी हाफ 4k वाई स्क्वायर में। इसका मतलब यहाँ सिर्फ एनर्जी कंजर्व करवाना था। तो हमें क्या चाहिए, y बाई एक्स चाहिए। तो आप देख रहे हो कि हाफ के से, यानी k/2 कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 y², यानी y² बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4, यानी y बाई एक्स इक्वल टू आ गया 1/2। दैट विल बी दी आंसर। तो ये आंसर है। क्लियर है भाई? तो कुछ नहीं करना था इसमें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हमें अप्लाई करना था, है ना? हाँ ठीक है, सर एक बार लिख लो। क्वेश्चन वापस समझाइए ना, क्वेश्चन ही नहीं समझा। हाँ, क्वेश्चन में कुछ था नहीं, क्वेश्चन में बस इतना समझो अभी, जैसे मान लो कि ये ब्लॉक है, मैं समझा देता हूँ एक बार और। मान लो ये ब्लॉक है और एक ग्राउंड है और ये स्प्रिंग है, और इस स्प्रिंग के इस एंड पर एक ऐसा सपोर्ट है जिसका कोई मास नहीं है, M1 है, मास नहीं है, ऐसे सपोर्ट है, मतलब प्लास्टिक का, मतलब एक रबर का सपोर्ट है वो, और एक इधर है, और ये भी एक सपोर्ट है रबर का कोई, है ना, जो सिर्फ इस स्प्रिंग पर अटैच है, इसका मास नहीं है। ये इस तरह से दिया है इसने। ओके, सर वो अब वॉल इसने से क्या, अटैच नहीं है ना? नहीं नहीं, वॉल से अटैच नहीं है, दोनों वॉल से अटैच नहीं है, इसलिए तो मैंने अभी यहाँ बनाया है अलग से। और वॉल मान लो यहाँ है ना, तो वॉल यहाँ है और इसको कंप्रेस करके ये इस तरह से जैसे यहाँ दिया हुआ इसने, तो वॉल दोनों के पास में दे दिया इसने, कोई कंप्रेशन नहीं, कोई एक्सटेंशन नहीं है, वॉल यहाँ दे दिया इसे। ठीक, अब इसने क्या किया, इसको इधर डिस्प्लेस कर दिया, जैसे यहाँ डिस्प्लेस किया मैंने, ये है ना, ऐसे डिस्प्लेस कर दिया इसने। तो जब डिस्प्लेस किया तो ये सपोर्ट के साथ में पूरी स्प्रिंग इसके यहाँ आ जाएगी ना, ऐसे खींच के चली आएगी, क्योंकि इसमें तो कोई कंप्रेशन नहीं, कोई एक्सटेंशन नहीं होगा। लेकिन S1 जो स्प्रिंग है, ये वाली जो स्प्रिंग है, इसमें कंप्रेशन हो गया x का, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के दे रखा है। उसके बाद छोड़ने के बाद क्या होगा, ये क्योंकि इसको फोर्स किधर लगेगा, ब्लॉक को इधर लगेगा, तो ये उधर जाएगा, लेकिन ये सपोर्ट वहां जाके चिपक जाएगा, यहाँ जाके ऐसे, और फिर ये ब्लॉक क्या करेगा, क्योंकि यहाँ से ये यहाँ था ब्लॉक, तो ये मूव करना शुरू कर देगा इधर की तरफ, और ये मैक्सिमम इसको कंप्रेस करेगा, और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो मान लेते हैं कि वाई इसने यहाँ, क्योंकि ये यहाँ था तो यहाँ से वाई कंप्रेस किया, तो कुछ नहीं था, इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी थी इस स्प्रिंग की, वो सारी उस स्प्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, बस ये लगाना था कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी समझ में आया? यस सर। तो लिख लो इसको। हो गया लिख के? हो गया ना? अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हो रहा है, वर्क डन ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m बाई फोर्स, है ना। तो हमारे पास फोर्स यहाँ दिया है, F फैक्टर इक्वल टू के x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू पावर 3/2 I कैप प्लस
y by x square plus y square to power 3/2 j cap. Okay. K being a constant of appropriate dimensions when the particle is taken from the point a comma 0 to, यानी इस तरह से दिया है, ये x एक्सिस है या y एक्सिस है, यानी a कॉमा 0 टू 0 कॉमा a तक इसको ले जाया जा रहा है ना, अलोंग अ सर्कुलर पाथ, यानी इस पाथ के थ्रू इसको ले जाया जा रहा है, यहाँ से इधर की साइड में, है ना, ए पॉइंट से बी की साइड में लेके जा रहे हैं. क्लियर. अब इसमें क्या करना है, यानी कोई भी जनरल पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, ये 0,0 है, तो अब ध्यान से समझिएगा. देखो, कोई भी जनरल पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ, यानी अगर मैं आर वेक्टर लेता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए यहाँ, एक्स कोमा वाई ना, और आर वेक्टर क्या लिखोगे आप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप लिखोगे. यहाँ देखो ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू मैग्नीट्यूड ही तो है, यानी इसको आप क्या लिख सकते हो, एफ वेक्टर इक्वल टू के, और यहाँ देखो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड निकालो. इसका मैग्नीट्यूड कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट ही तो है. इसका मतलब ये क्या हो गया, यहाँ ये हो गया हमारे पास में आर क्यूब हो गया ना, क्योंकि ये 3/2 है ना, और एक ऊपर क्या हो गया, आर वेक्टर हो गया, तो के बाई आर क्यूब आर वेक्टर हो गया ना. ये बात सुनना है पहले तो, यस है सर. ना, ये विजुलाइज हुआ सबको. अब इसने कहा वर्क बताओ कि वर्क क्या होगा, तो आप ध्यान से देखो, ये जो वर्क है ये सर्कल में जा रहा है, तो ये क्या है, रेडियली फोर्स है कि नहीं, देखो ये, यानी एक तरह से ये फोर्स क्या है, ये फोर्स हो गया सेंट्रल फोर्स हो गया है, मालूम है, क्योंकि ये मतलब जहाँ इसी पॉइंट से रहा, डायरेक्शन क्या है इसकी, हमेशा फोर्स की इधर होगी. अगर यही पार्टिकल यहाँ होगा तो इस पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी. अगर यही पार्टिकल यहाँ होगा तो इधर होगी, तो इसका मतलब ये फोर्स हमेशा क्या है, इसके परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि क्योंकि रेडियस ये कह रहा है कि सर्कल में जा रहा है, तो अगर इस पॉइंट को आप मिलाते हो तो हमेशा क्या मिलता है आपको, नॉर्मल मिलता है. इस पॉइंट को मिलाओ आप, ये हमेशा क्या मिलता है, नॉर्मल मिलता है. इसका मतलब फोर्स इधर है और हमेशा डिस्प्लेसमेंट तो इसका इधर है, तो इसका तो वर्क 0 ही आ गया है, तो सीधा सीधा दिख गया मुझे, इसका वर्क क्या हो गया, ए टू बी में 0 आ गया. सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी. लेकिन अगर मान लो सॉल्व करना ही पड़े तो एक तो तरीका हमारा ये हो गया, फर्स्ट मेथड, तो ये चेक कर लिया मैंने कि डी आर वेक्टर, यानी जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री है, तो वर्क क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा. ये बात समझ में आई पहले तो. हाँ सर. सर एक बार फर्स्ट पार्ट वापस समझे ना, फर्स्ट पार्ट फर्स्ट पार्ट में देखो ना आप भाई, फोर्स ये पहले तो ये समझ में आ रहा मैंने क्या कहा, ये सर्कल बनाया और मैंने सेंटर से इस पॉइंट को कनेक्ट किया, तो ये जो होता है हमेशा 90 डिग्री होता है, ये मालूम है पहले तो, ये बताओ मुझे. हाँ सर. ये 90 डिग्री होता है, इसका मतलब फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, इसको देखो ना, आर वेक्टर की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ना, तो डी आर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसका, क्योंकि वो तो डीएल डीएल करके इधर आ रहा है ना वो, तो उसके परपेंडिकुलर है कि नहीं फोर्स हमेशा, इस फोर्स ये जो है वो हमेशा इस, क्योंकि फोर्स तो इस डायरेक्शन में है ना, और इसका डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो रहा है डी आर वेक्टर, तो दोनों के बीच में एंगल क्या है, हमेशा 90 डिग्री है. तो अगर एंगल 90 डिग्री है तो एफ और डी आर के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है तो वर्क क्या होता है, क्या होता है, 0. बताइए. 0. 0 होता है ना. तो यहाँ देखो, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये सेंटर है, तो फोर्स की डायरेक्शन तो ये हुई ना, अगर ये आर वेक्टर है तो इन दोनों के बीच, यानी हमेशा इस पर टेंजेंट ड्रॉ करो आप, ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तो फोर्स इधर है, और टेंजेंट की डायरेक्शन में तो पार्टिकल मूव करता है सर्कल में, इसके बीच में एंगल 90 डिग्री एंगल हमेशा, है ना, और इसका डी आर वेक्टर इधर होगा, तो आप देख रहे हो कि एफ वेक्टर डॉट डी आर तो 0 आ रहा है, तो वर्क क्या हो गया, 0 हो गया ना. एक तो ये तरीका है. दूसरा तरीका ये है हमारे पास में, कौन सा, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी आर है ना, तो हमारे पास अगर ये आर वेक्टर ये दिया है, तो डी आर वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ से डी आर वेक्टर निकाल लूँ मैं, तो वहां से मिलेगा डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप. ठीक है, तो रख दो इस वाले फॉर्मूले में, और ये तो फिक्स हो गया ना, क्योंकि ये तो डिस्टेंस है ना सेंटर और इसकी पेरीफेरी की, सो सर्कल में घूम रहा है, तो ये तो फिक्स हो गया. ये तो क्या हो जाएगा, अगर इसकी रेडियस तो ए
ये हो गया हमारे पास में ए फैक्टर इक्वल टू के बाई ए क्यूब, और आर वेक्टर है, क्या हो गया के बाई ए क्यूब, और ये हो गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, रख दो यहाँ। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ गया देखो, के बाई ए क्यूब एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। तो यह आ जाएगा के बाई ए क्यूब, तो हो गया एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, और इसको हम लोग इंडिकेट करेंगे कहाँ से कहाँ, ए टू ज़ीरो, इसको 0 टू ए इंडिकेट करेंगे। तो आप यहाँ देखो डब्लू इक्वल टू क्या आ गया देखो, के बाई ए क्यूब, ये क्या मिलेगा आपको माइनस ए स्क्वायर बाई टू, ये प्लस ए स्क्वायर बाई टू, और ये मिला के क्या आ गया 0। तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। समझ में आया? हाँ सर। तो लिख लो इसको, पहले ये वाला लिखना है ना, ऊपर वाला लिखो। सर थोड़ा नीचे ले सकते हो? सर ऊपर का लिखना था। ऊपर का नहीं लिखा था, लिख लो पहले उसको। लिख लिया? छह लीजिए ना। हो गया लिख के? अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास में, 1 minute. हाँ लिख लो।
कैसे? लिख लिया? हाँ सर। Question number 3. Particle of mass 0.2 kg is moving in one dimension under a force that delivers a constant power. तो देखो एक पार्टिकल है, यानी मैं मान लेता हूँ कि ब्लॉक है, मान लो वन डायमेंशन मतलब अलोंग द एक्स एक्सिस मान लो ये मूव कर रहा है, तो कांस्टेंट पावर है। कांस्टेंट पावर यानी इसका मतलब फोर्स इधर है, वेलोसिटी इसकी इधर है, तो इसकी जो कांस्टेंट पावर यानी एफ इंटू वी कॉन्स्टेंट है। तो मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर अ फोर्स दैट डिलीवर्स अ कांस्टेंट पावर, यानी कांस्टेंट हमारे पास में। तो कांस्टेंट पावर 0.5 वॉट जो कि दिया है इसका, यानी 1/2 वॉट है। इफ द इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 0, इनिशियल स्पीड इसका 0 दिया हुआ है ना, तो हमें बताना है कि द स्पीड आफ्टर 5 सेकंड क्या होगा। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एफ को हम लोग यहाँ एम ए लिख सकता हूँ मैं, इंटू वी इक्वल टू हाफ है, और एम इंटू वी, और ए को क्या लिख सकते हैं, डी वी बाई डी टी इक्वल टू हाफ है, यानी एम वी डी वी इक्वल टू इसको लिख सकते हैं डी टी बाई 2 लिख सकते हैं, और इसको इंडिकेट करेंगे 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है, पार्टिकल 0 और v और इनिशियल टाइम 0 और कितने टाइम 5 सेकंड के बाद में। तो हमारे पास आ गया m, ये हो जाएगा v²/2, 0 to v, और ये t/2, 0 to 5, तो कितना हो गया 5/2, तो ये आ गया mv²/2 इक्वल टू 5/2। तो आप देख रहे हो कि 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया, और m कितना है यहाँ, तो 0.2, v² इक्वल टू 5, तो v² इक्वल टू कितना आ गया, यानी 25, तो v इक्वल टू आ गया 5 मीटर पर सेकंड। यही आंसर है। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस सर। तो लिख लो इसको भी। फिर है क्वेश्चन नंबर 4। लिख लिया? अच्छा सॉरी, लिख लिया ना वो ऊपर वाला? हाँ सर। यस सर। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक कॉन्सेप्ट याद रखो। दरअसल इसमें वैसे तो एक्सरसाइज 2 में भी दिया होता है क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन ही है जो वहाँ सर्कल था बस। दरअसल इसमें क्या हो रहा है, जिसमें समझाता हूँ आपको, इसी क्वेश्चन के थ्रू बताता हूँ मैं। यहाँ जो फोर्स से लगा रहा है, जिस रॉप से ये खींच रहा है, दरअसल वो फोर्स कांस्टेंट है ना, यानी जो फोर्स इस पर लग रहा है वो फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। यानी इसने क्या है कि वर्टिकल एक ऐसा वायर यहाँ दिया है इसने, ये जो कि इलिप्टिकल फॉर्म का है। तो ये जो दिया है ये 3 मीटर है, और ये जो दिया है ये 4 मीटर है। तो यहाँ ये एक बॉडी है जो जा रही, तो इस पर जो फोर्स लग रहा है, दरअसल ये फोर्स इस तरह से लग रहा है, ये फोर्स हमेशा इसकी तरफ है। यानी अगर ये ब्लॉक जब यहाँ पहुंचे
तो ये फोर्स इसको इधर ही लग रहा है ना। अगर ये फोर्स यहाँ पहुंचे तो ये फोर्स इधर लग रहा है। सर क्वेश्चन में इंक्लाइन के पैरेलल दिया है फोर्स ऑलवेज। ऐसा दिया क्या? कोई बात नहीं, उसके इंक्लाइन के उसके उसमें कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसा भी है तो इन दोनों का आंसर सेम ही होगा वैसे तो, है ना। तो कंसीडर एन इलिप्टिकल शेप्ड रेल PQ इन द वर्टिकल प्लेन, इसका भी वही आंसर होगा जो उसका होगा। मैं बताता हूँ, देखो मैं A block of mass 1 kg is pulled along the rail from P to Q with a force of 18 Newton, which is always parallel to line PQ का। हाँ तो कोई बात नहीं, इसने PQ लाइन के पैरेलल का, मैं अगर ऐसा भी मान रहा हूँ तो वो वाला केस में भी आंसर सेम आएगा अगर फोर्स कांस्टेंट है तो। और ये जो बोल रहा है ये पहला पार्ट हो गया, इन दोनों में आंसर सेम ही होगा क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है। अभी आपको भी समझ में आ जाएगा क्यों। इस केस में बस ये कह रहा है कि ये PQ लाइन है यहाँ, है ना। तो यहाँ जो फोर्स है, जब ये ब्लॉक यहाँ था तो इसको फोर्स यहाँ लग रहा है, और जब ये ब्लॉक यहाँ पहुंचा तो इसी के पैरेलल बता रहा है, फोर्स ऐसे लग रहा है। जब यहाँ है तो इसी के पैरेलल है, ठीक है। लेकिन जो फोर्स लग रहा है ना वो 18 न्यूटन, वो कांस्टेंट है, यानी हर जगह ये F कांस्टेंट है, इस पे भी F कांस्टेंट है। इन दोनों का आंसर सेम होगा। क्यों होगा? क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है। तो एक बात बताइए मुझे, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो उस केस में क्या हो रहा है? देखो ये पहले इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ था एक तरह से, तो इसको ऐसे समझना है आपको कि भले पैरेलल फोर्स है लेकिन इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इसके अलोंग ही तो हो रहा है ना, और इसी के अलोंग इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इस पर जो फोर्स लग रहा है इसी के अलोंग डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बार बार। देखो इसी लाइन के अलोंग, PQ लाइन के अलोंग। तो इसका तो करना बड़ा आसान है। जो अभी जो क्वेश्चन पूछा था 2014 में तो आसान ही हो गया। कैसे? क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है, तो आपको मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि फोर्स की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसके करस्पॉन्डिंग तो वर्क होगा ना। तो इसका वर्क कितना आ गया यहाँ, क्योंकि ये PQ लाइन कितनी है 5 मीटर, और डाउनवर्ड इसको क्या लग रहा है, एक mg भी तो लग रहा है, तो उसका वर्क होगा। और जो नॉर्मल होगा उसका वर्क होगा। लेकिन नॉर्मल का वर्क तो यहाँ 0 क्यों होगा? क्योंकि नॉर्मल तो हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा, हमेशा जहां जहां भी ये जाएगा, है ना। यहाँ रहेगा तो इसके इधर होगा, यहाँ रहेगा तो इधर रहेगा, यहाँ रहेगा तो इधर रहेगा नॉर्मल। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे? अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम। जब आप वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करोगे तो वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय mg, वर्क डन बाय F इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय नॉर्मल 0, mg का वर्क माइनस mg इंटू वर्टिकली कितना चल रहा है 4, प्लस इसका वर्क कितना हुआ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 5 हो रहा है उसी डायरेक्शन में, तो F इंटू 5 इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर माइनस 0। आ गया आंसर? क्या पूछ रहा था अपने से? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक ये पूछ रहा है, यानी आ गया F कितना है, तो 18 इंटू 5 माइनस m1 है, g कितना दिया है इसका 10 है, इंटू 4 इक्वल टू ये काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा था। तो ये आ गया हाफ mv स्क्वायर, तो कितना हो गया 90 यानी 50 आ गया, है ना। 50 जो कि ये कह रहा है मतलब 5 इंटू 10, यानी n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ 5 आ गई। ये आंसर है। आई बात सुन में? तो n की वैल्यू क्या होगी यहाँ 5 होगी। तो ये तो आसान था क्योंकि वैसे भी बात हुई थी हमारी कि फोर्स की डायरेक्शन में, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में, मतलब फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है, अगर कांस्टेंट फोर्स है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन के में क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, अगर है फोर्स के डायरेक्शन में उसके करस्पॉन्डिंग ही वर्क लेते हैं। mg का भी तो वैसा ही लिया हमने। ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है सर। है ना। अब पहले वाले का भी बताता हूँ आपको, पहले वाले में भी आंसर ये क्यों है। पहले वाले में आंसर इसलिए ये है, मैं उसका भी पहले उस फर्स्ट पार्ट का बताता हूँ। ये तो हमारे सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन था, फर्स्ट पार्ट का ही बताता हूँ पहले मैं। इसमें ऐसे समझो
आप ऐसे समझो कि मान लो ये ब्लॉक था, है ना, तो इसको हमने एक रॉप से बांध के रखा हुआ है, और यहाँ मान लो ये रिंग है, पतली सी रिंग है, यहाँ से रॉप होती हुई यहाँ आ रही है, और मैं फोर्स इधर की तरफ लगा रहा हूँ, मतलब रॉप को मैं इधर खींच रहा हूँ जो कि एफ फोर्स है। तो आप देखोगे कि फोर्स हमेशा इधर की तरफ होगा। कैसे? ये ब्लॉक जब यहाँ पहुंचेगा तो इस पर फोर्स किधर होगा? इधर ही तो लग रहा होगा ना, एफ फोर्स से होगा। कुछ टाइम बाद इसका डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा। जब ये ब्लॉक यहाँ पहुंचेगा तो ये इसको फोर्स भी इधर, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा। तो आप यहाँ देखो कि ये ब्लॉक जब यहाँ पहुंचेगा, टॉप मोस्ट पॉइंट यानी क्यू पर जब पहुंचेगा, तो अल्टीमेटली ये जो फोर्स हमने यहाँ लगाया तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 5 मीटर ही तो होगा ना। और 5 मीटर अगर डिस्प्लेसमेंट और उसी डायरेक्शन में फोर्स एफ लग रहा है, तो इसकी यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इस समय वी हो जाएगी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो इसकी 0 ही थी, और डाउनवर्ड इसमें एम जी लगी रहा है यहाँ। तो यहाँ भी तो वर्क वही आ रहा है। देखो, वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय एफ प्लस वर्क डन बाय एम जी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये वर्क एनर्जी थ्योरम, तो इसका वर्क 0 प्लस उसका वर्क कितना हुआ? एफ इंटू 5 ना, माइनस एम जी इंटू 4 इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 0। तो दोनों का आंसर अपने को क्या मिलेगा? यहाँ सेम ही मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। क्लियर है? हाँ सर। लिख लो इसको। सर थोड़ा नीचे लीजिए। हम्म। हो गया सर। हो गया ना? लिख लिया भाई सबने? चलिए क्वेश्चन नंबर 5। Particle of mass m is initially at rest at the origin. t इक्वल टू 0 पर, u इक्वल टू 0 और ये 0,0 पर है। इट इज सब्जेक्टेड टू फोर्स एंड स्टार्ट्स मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस, और ये एक फोर्स हम लोग लगा रहे हैं तो इधर मूव कर रहा है। इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंजेस विद द टाइम एज, यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी अपने को दिया डी के बाई डी टी इक्वल टू गामा टी, यानी डी के इक्वल टू हो गया गामा टी डी टी। इसको इंडिकेट करेंगे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 ही है, तो डी और ये के हो जाएगा, और ये 0 से टी हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया के इक्वल टू गामा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, 0 टू टी, यानी गामा टी स्क्वायर बाई 2, और ये इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास में? हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। यानी कहीं किसी टाइम टी पर जाएंगे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? पार्टिकल की वी हो जाएगी। क्या कह रहा है? वेर गामा इज वेर लैम्बडा इज ये लैम्बडा है दरअसल, यार कोई या गामा ही है, कोई बात नहीं, कोई भी एक कांस्टेंट है ना। तो मैंने गामा लिया, आपने गामा ये जो कि लैम्बडा की जगह गामा ही है। पॉजिटिव कांस्टेंट ऑफ अप्रोप्रिएट डायमेंशंस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? द फोर्स अप्लाइड ऑन द पार्टिकल इज कांस्टेंट है क्या? ऐसा देख लेते हैं, कांस्टेंट है क्या? द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। The distance of the particle from the origin increases linearly with the time. The force is conservative. तो चेक देख लेते हैं।
तो आप यहाँ देखो पहले तो कि 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया, वी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, गामा बाई एम टी स्क्वायर, है ना। तो यानी v इक्वल टू क्या हो गया, t रूट गामा बाई एम। आप देख लो कि ये आ रहा है हमारे पास में, है ना। इनिशियल वेलोसिटी 0, ये इसको डिफरेंशिएट करो, देखो t के रेस्पेक्ट में, तो dv बाई dt क्या आ गया, ये एक्सेलरेशन होता है जो कि कांस्टेंट आ गया, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट आने का मतलब क्या हुआ कि f इक्वल टू m है, यानी फोर्स भी कांस्टेंट आ गया, तो यानी क्या हो गया, m रूट गामा बाई m, यानी f इक्वल टू आ गया रूट m रूट गामा m, यानी f कांस्टेंट आ गया। और कांस्टेंट फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का ही होता है, क्योंकि mg जैसे कांस्टेंट लेते हैं तो वो कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है। तो एक तो ये आ गया। तो इसने कहा कि पहला क्या है, फोर्स अप्लाइड ऑन द पार्टिकल इज कांस्टेंट, डेफिनेटली है। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, हाँ वो भी सही है, ये देखो ना। फिर ए सही है, बी सही है। फिर कह रहा डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल, अब डिस्टेंस कैसे देखेंगे, यहां से देखो, इसको क्या लिखूंगा मैं, dx बाई डी टी इक्वल टू टी रूट गामा बाई एम, यानी dx इक्वल टू आ गया रूट गामा बाई एम टी डी टी, और ये हो जाएगा 0 टू टी, और ये हो जाएगा 0 टू एक्स, यानी x इक्वल टू हो जाएगा रूट गामा बाई एम, और ये होगा टी स्क्वायर बाई 2। यानी ये जो डिस्टेंस आ रही है वो तो प्रोपोर्शनल टी नहीं आ रहा है, यानी सी गलत हो गया। और फोर्स कांस्टेंट है इसलिए कंजर्वेटिव है, तो इसका आंसर हो गया ए बी एंड डी। भाई बात समझ में आई। तो कांस्टेंट फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव नेचर का ही होता है, लिख लो इसको। सर वो समझा नहीं किससे कंजर्वेटिव है। फोर्स कांस्टेंट है ना, तो राउंड ट्रिप में जब फोर्स ही कांस्टेंट है, यानी फोर्स हमेशा अलोंग द एक्स एक्सिस ही लगेगा, तो राउंड ट्रिप में आप ले जाओगे तब भी वर्क जीरो आएगा। तो कांस्टेंट फोर्स ऐसे याद रखो आप कि कांस्टेंट फोर्स जो होते हैं ना वो हमेशा कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। कांस्टेंट फोर्स का मतलब ये हुआ कि न वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे न मैग्नीट्यूड चेंज करेगा वो। इसका मतलब यहाँ जो फोर्स है वो हमेशा रूट गामा एम आई कैप ही है, ये कांस्टेंट है फोर्स। जैसे एम जी ले लो आप, तो एम जो हमेशा डाउनवर्ड ही होता है, कांस्टेंट है, यस सर तो वो समझा। फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव है कि नहीं। तो वैसे ये भी कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है, तो कांस्टेंट फोर्स हमेशा कंजर्वेटिव होते हैं, याद रखो। लिख लिया, हाँ सर लिख लिया। बाकी लोगों ने लिख लिया। यस सर। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6। पार्टिकल इज मूव्ड अलोंग, अपने को एक पाथ दिया हुआ, देखो यहाँ इसने, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ से ये पॉइंट ए, यहाँ से यहाँ गया, ये बी है, फिर ये नीचे आया, ये सी है, फिर यहाँ से यहाँ गया, ये डी है, उसके बाद यहाँ आया, ये ई है, उसके बाद यहाँ आया, ये एफ है, और उसके बाद वापस ए पर आया। समझ में आया। इसके अपने को दे रखा है ये 0.5 है, ये जो दिया है ये 1,0 पॉइंट है,
ये 0.5 है, यानी 0.5 कोमा 0 है, ये 0,1 है, और ये जो दिया है ये 0,05 है। ठीक है, तो फोर्स क्या हमारे पास में F, क्योंकि अल्फा इसने दे रखा -1 न्यूटन पर मीटर है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में -YI कैप माइनस ये हो जाएगा 2XJ कैप। ये हमारे पास में F वेक्टर है। ठीक है, द वर्क डन ऑन द पार्टिकुलर बाय दिस फोर्स कह रहा है। अब ये फोर्स कंजर्वेटिव की नॉन कंजर्वेटिव इसके बारे में कुछ पता नहीं है ना, पूरा एक राउंड ट्रिप में ले जा रहा है। तो या तो पहले आप क्या करो, इसको चेक कर लो कि कंजर्वेटिव की नॉन कंजर्वेटिव। अगर कंजर्वेटिव तो राउंड ट्रिप में वर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा डायरेक्ट। अगर नहीं है तो फिर 0 नहीं होगा, राउंड ट्रिप हो गया ना पूरा एक। तो आप चाहो तो इससे चेक कर लो पहले, डेल क्रॉस F वेक्टर, ये अगर 0 आ जाता है तो कंजर्वेटिव है, और अगर ये 0 नहीं आता है तो फिर ये नॉन कंजर्वेटिव है। तो नॉन कंजर्वेटिव है तो राउंड ट्रिप में वर्क क्या होगा। तो वैसे भी एक चीज और बताता हूँ, इससे भी चेक कर लो, एक और तरीका है। अगर ये सिंप्लीफाई हो जाता है, देखो कैसे, इसका एक और तरीका है। तो फर्स्ट मेथड है चेक करने का, है ना, इसका एक और तरीका चेक करने का, F वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ये हमारे पास में वर्क है। अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है, अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है मतलब यहाँ लिखेंगे -YI कैप माइनस 2XJ कैप डॉट, ये हो जाएगा हमारे पास में DXI कैप प्लस DYJ कैप, DX DZ के कैप लिखने की जरूरत नहीं है वैसे भी, क्योंकि I डॉट के कैप 0, J डॉट के कैप 0, तो हो गया -Y DX माइनस 2X DY। ये मालूम, आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो। अगर ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन सिंप्लीफाई नहीं हो रही है, इसका मतलब ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है भाई। इस केस में क्या होगा, फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव है, फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव है। अगर ये सिंप्लीफाई हो जाता तो ये कंजर्वेटिव था, लेकिन ये नॉन कंजर्वेटिव, इसका मतलब राउंड ट्रिप में वर्क 0 नहीं होगा यहाँ। ये बात समझ में आई पहले तो, है ना। तो कर लेते हैं। तो मैंने आपको तरीका बताया रखा कैसे करना है। A to B जाओगे आप, A to B में आप देख रहे हो कि y इक्वल टू कितना दिया इसने, 1 दिया, जो कि कांस्टेंट है ना। तो dy क्या हो गया, 0 हो गया। फॉर्मूला तो यही है, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो dy तो 0 हो गया, तो WAB क्या हो गया, -1, है ना, y की जगह, और यहाँ dx, तो कहाँ से कहाँ गया है, 0 to 1 ले गया, और ये तो 0 हो गया क्योंकि dy तो 0 है। तो हमारे पास आ गया -1, मतलब कितना आ गया, तो WAB आ गया है -1 जूल। भाई समझ में आया है। फिर अच्छा। B2C जाओगे, B2C जाओगे, B2C में देखो x क्या है, 1, और जो कि क्या है यहाँ कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है तो dx क्या होगा यहाँ, 0, dx 0 को वापस से फॉर्मूला लगाओ, तो dx 0 हो गया, तो पहला टर्म क्या हो गया, 0, तो दूसरा टर्म हो गया तो WBC, तो यहाँ हो गया -2x dy, है ना, पहला टर्म तो 0 हो गया। इसको कहाँ से इंडिकेट करोगे आप, इसको इंडिकेट करोगे 1 से 0.5, है ना, यानी -2 और 1, ये तो 1 तो कांस्टेंट है, तो 1 को बाहर ले लेंगे, इसका कितना हो गया y, और ये 1 से 0.5 यानी हो गया WBC, तो -2 इंटू 0.5 -1 यानी 0.5, 0.5 इंटू -0.5 इंटू 2 यानी 1 जूल। फिर आ जाते हैं C2D, कर लोगे भाई ऐसे। C2D में वापस से देखो y क्या है, 0.5 है, अच्छा। जो कि कांस्टेंट है, कर लोगे ना अब आगे का, तो dy क्या हो जाएगा, 0, हाँ कर लोगे ना, अच्छा। कर लो, आ जाएगा यार, इस तरह से करेंगे, ठीक है, तो आ जाएगा। फिर सबका सम करेंगे, यहाँ सम कैसे करेंगे, A to B
B to C, C to D, D to E, E to F, F to A, इन सब का सम करना है, ये टोटल वर्क होगा, कर लीजिएगा, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7, ये लिख लो पहले सब। बात समझ में आ रही है सबको? हाँ सर, समझ रहा है। सर थोड़ा नीचे ले सकते हो? लिख लिया? हाँ सर। भाई सबने लिख लिया? यस सर। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें थोड़ा पेशेंस रखने वाला है, ये लेंथी क्वेश्चन था ये वाला। इसमें क्या करना है, ब्लॉक ऑफ मास 2m is attached to massless spring with spring constant k. This block is connected to two other blocks of masses m and 2m using two massless pulleys and strings. The accelerations of the blocks are a1, a2 and a3 as shown in the figure. The system is released from the rest with the spring in its unstressed state. The maximum extension of the spring is x naught. Which of the following options are correct? G is the acceleration due to gravity, neglect friction. Okay. तो इस क्वेश्चन में अपने को जैसे ऊपर जो 2m ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन a1 बता रहा है, जो यहाँ नीचे आप देख रहे हो इधर m और 2m, ये दो ब्लॉक्स हैं जिनका एक्सेलरेशन a2 a3 बता है। इसमें भी एक रिलेशन पूछ रहा है, तो वो रिलेशन हम लोग फाइंड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, तो करते हैं। तो देखो इसमें एकदम बेसिक से बताता हूँ, फिर तरीका इसका बताऊंगा। देखो पहले तो रिलेशन निकाल लेते हैं, देखो किस इंस्टेंट पर। तो मान लो किस इंस्टेंट पर अगर ये है, तो
इसमें अगर मान लो पहले जैसे ब्लॉक यहाँ था, अभी ब्लॉक जैसे यहाँ पहुंचा, तो ये मान लो यहाँ से x आया, तो x का एक्सटेंशन है, इसका मतलब इसमें है ना, कहीं कोई फ्रिक्शन भी नहीं है, 2m है, और इसका एक्सेलरेशन मैंने मान लिया कि a1 है, और ये पुली है यहाँ, ठीक है, और ये ब्लॉक है, ये कैपिटल एम है, ये A2 है, ये A3 है, और ये 2m है, ठीक है। तो पहले तो इनका रिलेशन निकाल लेते हैं हम लोग। जैसे कि रिलेशन क्या मिलेगा, अभी आप देखो, इस पुली का एक्सेलरेशन क्या होगा, डाउनवर्ड A1 ही तो होगा, है ना। पुली का एक्सेलरेशन A1 होगा। तो यहाँ देखो, अगर इसमें मैं कहता हूँ T है, इसमें भी T है, यहाँ भी T, यहाँ भी T, तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है समेशन T वेक्टर डॉट A वेक्टर इक्वल टू 0 लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ A2T माइनस के साथ प्लस 2TA1 माइनस TA3 इक्वल टू 0, तो हमारे पास आ गया 2A1 इक्वल टू A2 प्लस A3। तो एक मैच कर रहा है क्या इसमें, तो देख लेते हैं क्या मैच कर रहा है भाई इसमें। हाँ मैच कर रहा है, कैसे, क्योंकि A1 माइनस A3 इक्वल टू A2 माइनस A1, ये मैच कर रहा है, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। तो पहला हमारा ऑप्शन नंबर 4 तो मैच कर रहा है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, पहले इसका भी समझ लेते हैं। ऑप्शन 1 क्या कह रहा है, at an extension of x naught by 4 of the spring the magnitude of acceleration of the block connected to the spring is, यानी इस ऊपर वाला जो ब्लॉक है इसको ऐसा करते हैं, इस ब्लॉक को A मान लेते हैं, इस ब्लॉक को B मान लेते हैं, और इस ब्लॉक को C मान लेते हैं, है ना। फिर ये कह रहा है कि x नॉट की वैल्यू ये होगी when spring achieves an extension of x नॉट by 2 for the first time the speed of the block connected to the spring, ये होगा, है ना। तो ऐसा करता हूँ मैं बेस्ट पार्ट, ये तो मिल गया एक आंसर। तो इसका क्योंकि लेंथ इससे करेंगे, उससे बढ़िया ऐसा है कि इसका इफेक्टिव निकालता हूं मैं। इफेक्टिव क्या होगा, कैसे निकालेंगे, देखो बताता हूं मैं आपको। मैंने आपको एटवुड मशीन पढ़ाया था, है ना। तो इसमें एक मास ये अटैच था M1, और एक मास ये अटैच था M2। तो मान लेते हैं कि M2 जो है M1 से ज़्यादा है, तो इसको क्या लग रहा होगा, ये M2G नीचे लग रहा होगा, इसको भी M1G तो नीचे लगेगा, लेकिन ये ऊपर की तरफ जाएगा एक्सेलरेशन से, और ये नीचे आएगा ऐसे। तो हमें ये मालूम है कि यहाँ जो टेंशन था वो T था, है ना। तो T की वैल्यू क्या मिली थी अपने को, 2M1 M2G डिवाइड बाई M1 प्लस M2 मिली थी। तो यहाँ जो टेंशन है मान लेते हैं T डैश है, तो वो T डैश किसके इक्वल है, T डैश किसके इक्वल है, 2T के, यानी कितना हो गया 4M1 M2G डिवाइड बाय M1 प्लस M2 T डैश हो गया ना। यही है हमारे पास में, ये बात सुनना है पहले तो, अच्छा, है ना। तो अब यहाँ देखो, अगर ये ऐसा है तो इस पूरे को अगर मान लो मैं इसका इफेक्टिव मास अगर कैपिटल M मान लेता हूँ, मान लो, है ना, क्या मान लेता हूँ, कैपिटल M मान लेता हूँ। तो एक ब्लॉक है कैपिटल M है जो यहाँ सस्पेंडेड है, जिसको क्या लिखोगे आप, M×G, और ऊपर क्या लग रहा है इसको T डैश, यानी T डैश इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, M×G, यानी इसका मतलब हुआ कि 4M1 M2G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, यानी इसका इफेक्टिव मास कितना आ गया, 4M1 M2 बाई M1 प्लस M2 आ गया। ये बात सुनना है पहले तो, हाँ। यस सर। अरे भाई बाकी लोगों को बात समझ में आई कि नहीं आई, Yes, sir. Yes. है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ इस पूरे को मैं कैपिटल M मान लूं, तो कैपिटल M की वैल्यू क्या होगी, लेकिन यहाँ कैपिटल M की वैल्यू इस केस में होगी 4 इंटू M इंटू 2M डिवाइडेड बाई 3M, यानी M से M कट गया तो कितना हो गया है, 8M बाई 3 हो गया ना।
तो 8m/3 हो गया, तो इस तो सिस्टम एक सिंपल सा कोई केस बन गया है। तो देखो ये पुली हो गया और ये ब्लॉक है, यहाँ ये स्प्रिंग है और यहाँ क्या हो गया, ये एक रोप है और ये रोप मिला के ये पूरा क्या हो गया, ये तो पूरा एक ही ब्लॉक हो गया कैपिटल एम, है ना। एम डैश मान लेता हूँ, ये क्या हो गया, एम डैश हो गया, है ना। तो ये एम डैश हो गया बस। ये अब तो कर सकते हैं, तो अब तो कुछ है ही नहीं, वो तो बचा है कुछ नहीं है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये इनिशियल इसकी वेलोसिटी क्या है यहाँ 0, तो इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है। मैक्सिमम एक्सटेंशन के केस में क्या होगा, दोनों की वेलोसिटी, क्योंकि एक ही रोप हो गई ना, तो डायरेक्ट दोनों की वेलोसिटी क्या होगी सेम। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन का मतलब समझाया था कि वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो ये नीचे कितना चलेगा x नॉट, तो ये भी तो इधर x नॉट ही चलेगा। तो इसकी भी वेलोसिटी फाइनल क्या हो गई 0 और इसकी भी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 0। तो इसका मतलब इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करी, वही लगा दो वर्क एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करते हैं, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो आप देख रहे हो कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करी किसकी, एम डैश जी एक्स नॉट, वो सारी एनर्जी कहाँ चली गई, हाफ के, इसका मास कितना है 2m, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं, तो हाफ एक्स नॉट का होल स्क्वायर, यानी एम डैश की वैल्यू कितनी है 8m/3 इंटू जी एक्स नॉट इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट का होल स्क्वायर। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन की वैल्यू क्या आ गई यहाँ, एक्स नॉट इक्वल टू आ गया 16, है ना, 16mg/3k। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन ही आना चाहिए था। क्या दिया है क्या, कितना दिया, ये तो नहीं आ रहा है, 4mg/k आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 तो गलत हो गया। ये बात समझ में आ गई सबको, यस सर। है ना। ये लिख लो पहले, एक मिनट रुको, पहले मैं इस कॉन्सेप्ट को एक साथ ले, इसको लिख लीजिए। सर थोड़ा नीचे लीजिए ना। हम्म। लिख लिया भाई, हाँ सर। बाकी लोगों ने लिख लिया, बाकी लोगों की आवाज ही नहीं आती है। यस सर, लिख लिया। लिख लिया ना, पूरा लिख लिया है, ये लिखो तो फिर अभी।
तो दरअसल इसका ट्रिक इतना ही, ये वाला ट्रिक वाला पार्ट था ये जो बताया मैंने, टू डायमेंशन वाला है ना, वरना इससे और दूसरे तरीके से करेंगे बहुत लंबा चला जाता है वो। तो यही बेस्ट तरीका है इसका। हो गया लिख के। हो गया ना। अब ये इसने कहा जैसे कि x नॉट बाई 4 जब हो जाता है एट एक्सटेंशन ऑफ x, तब तो इसमें क्या होगा, पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा। यानी इसका फर्स्ट ऑप्शन जो कह रहा है तो वो सॉल्व कर लेता हूँ। कह रहे में इसमें टाइम लगता है इस वाले क्वेश्चन में ना। तो ये ब्लॉक पहले यहाँ था, अभी ये ब्लॉक यहाँ आया है, यानी कितना एक्सटेंशन बता रहा है ये x नॉट बाई 4। x नॉट हमने निकाल ही लिया। तो अब इसका देखो, इसका जो एक्सेलरेशन होगा वही भी तो इसका ही होगा पूरे सिस्टम का, क्योंकि एक डायरेक्ट ड्रॉप से कनेक्टेड है ना। तो एम डैश इसका मास, तो इसको डाउनवर्ड क्या लग रहा है यहाँ देखो, एम डैश इंटू जी लग रहा है। तो आप यहाँ देखो इसका एक्सेलरेशन लिखोगे इस ब्लॉक के लिए, तो आप ऐसा करो कि इसको देखा जाए तो पीछे क्या फोर्स लग रहा है, के एक्स नॉट बाई 4 लग रहा है ना, और डाउनवर्ड ये लग रहा है। यानी इसको आप ऐसे लिख दो, एम डैश जी माइनस के एक्स नॉट बाई 4 इक्वल टू टोटल मास क्या लिखोगे, 2m प्लस एम डैश इंटू ए कर दो। ये पूरे सिस्टम पे फोर्स आ गया। तो एम डैश जी यानी 8m बाई 3g माइनस के एक्स नॉट बाई 4 यानी 1/4 और के एक्स नॉट बाई 4 यानी 16 mg बाई 3, और ये इक्वल टू आ गया 2m प्लस 8m बाई 3 इंटू ए। तो हमारे पास ये कितनी बार गया, ये 4, यानी कितना आ गया, तो 4mg बाई 3 इक्वल टू ये हो गया 6, यानी 14m बाई 3 इंटू ए। m से m कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो a इक्वल टू कितना आ गया, 2g बाई 7। मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, तो ये भी नहीं आया, यानी पहला ऑप्शन भी गलत हो गया है ना। तो पहला गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, तीसरा देख लेते हैं। तो अब तीसरे की बारी। तो क्या कह रहा है, when the spring achieves an extension of x naught for the x naught by 2 for the first time, the speed of the block connected to the spring। अब वापस से तो क्या होगा, मैं बता देता हूँ वापस से, चलो फिर से फिगर बना लेते हैं, समझना ही तो है अपने को। भाई समझ में आ रहा है। हाँ सर। तो इसमें एक्सटेंशन हुआ x नॉट बाई 2 का, तो इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v हो जाती है। तो ये जो ब्लॉक है इसकी भी तो वेलोसिटी v हो जाएगी, और डाउनवर्ड इसका क्या हो जाएगा, देखो इसको m डैश g तो लगी रहा, लेकिन कितना चला, तो ये भी तो नीचे कितना चला यहाँ से यहाँ तक, तो x नॉट बाई 2 तो चला। तो इसका मतलब अल्टीमेटली ये जो वर्क कर रहा है, ये वर्क कहाँ जा रहा है, देखो तो m डैश g x नॉट बाई 2 जो वर्क किया वो दरअसल गया हाफ m डैश v स्क्वायर प्लस हाफ 2m v स्क्वायर प्लस स्प्रिंग की एनर्जी में भी तो गया है। तो ये पूछ रहा है कि इसकी वेलोसिटी है, तो रख दो इसमें, सबकी वैल्यू आ जाएगा आंसर। अगर ये मैच कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर ऑप्शन नंबर 4 तो मैच कर ही रहा है हमारा, है ना। तो अल्टीमेटली ये जो वर्क कर रहा है कहाँ जा रहा है, स्प्रिंग की एनर्जी बढ़ाने में जा रहा है, प्लस दोनों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में जा रहा है। आया लॉजिक समझ में? हाँ सर। तो लिख लो इसको, कर लीजिएगा। एक्स नॉट की वैल्यू आपके पास में है, एम डैश की वैल्यू आपके पास में दे रखा है, सॉल्व कर लीजिएगा। कहाँ से लिखना है आपको, यहाँ से ना। तो ये थोड़ा लंबा ही था क्वेश्चन वैसे, पेशेंस वाली बात थी इसमें। और अब पार्ट टू में कितने क्वेश्चन हैं, 9, 10, 11, 12। आपने पूछा है क्वेश्चन नंबर, पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 1,
2 sorry 1 3 4 1 3 4 8 9 10 11 थोड़ा नीचे लीजिए ना। हाँ हाँ इसके बाद भी क्लास है क्या आप लोगों की? हाँ सर। नो सर। कितने बजे से? सर नहीं है क्लास। नहीं है। नहीं है ना? लिख लिया ना ये? हाँ सर लिख लिया। अब जैसे पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एट टाइम t equal to 0 particle starts moving along the x axis, its if its kinetic energy increases uniformly with the time, मतलब कहने का मतलब ये है कि हाफ एम वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, ये कह रहा है। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑन इट मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू, तो क्या करेंगे देखो यहाँ से v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t आ रहा है, यानी v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट t आ रहा है, तो ऐसा करते हैं इसको v इक्वल टू स्मॉल के रूट t ले सकता हूँ। फोर्स पूछ रहा है तो इसको डिफरेंशिएट कर दें, तो dv बाई dt क्या हो जाएगा? k बाई 2, ये क्या मिलेगा आपको? रूट टी, इसका डिफरेंशिएशन आता है ना भाई, तो m से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो गया हमारे पास में a, तो m ए इक्वल टू क्या होता है? फोर्स, यानी m k बाई 2 रूट टी, यानी फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है? रूट टी आ रहा है, तो यानी आंसर क्या हो गया इसका? ऑप्शन नंबर 3 हो गया। समझ में आया? हाँ सर। लिखो इसको। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं पूछा किसी ने भी ना, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है। लिख लिया? आगे चलें। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है देखो, पॉइंट पार्टिकल दिया हुआ है अपने को, अ पॉइंट पार्टिकल ऑफ मास m moves along the uniformly rough track PQR, है ना, PQR as shown in the figure, PQR. The coefficient of friction between the particle and the rough track equals to mu. The particle is released from rest from the point P and it comes to rest at a point R. Okay, and the particle, okay, the energy is lost by the ball over the parts PQ and QR of the track are equal to each other, and no energy is lost when the particle changes direction from P to Q, PQ to QR. मतलब क्या हुआ देखो, तो ये P, ये Q और ये R, यानी ऐसा समझते हैं कि मान लो ये ब्लॉक है ना, तो ब्लॉक है, तो आप देख रहे हो कि ये ब्लॉक ऐसे जाएगा, नॉर्मल हमेशा वर्टिकल होगा, तो नॉर्मल का वर्क क्या होगा? 0 होगा, और नॉर्मल इस केस में अगर आप देखोगे तो नॉर्मल की वैल्यू जो है ना वो हमेशा किसके इक्वल होगी? अगर ये एंगल यहाँ 30 यानी जो कि थीटा है, तो ये होगी दरअसल mg cos थीटा, यानी जो नॉर्मल है वो ऑलवेज किसके इक्वल होगा? mg cos थीटा के। ओके, तो हमें फ्रिक्शन का वर्क भी देखना है, तो फ्रिक्शन किधर लग रहा है? इसको पीछे की तरफ लग रहा होगा म्यू एन,
है ना। तो आप देख रहे हो कि इसका ये कितना हमारे पास में, तो ये वैल्यू अपने को मिल जाएगी। मान लेते हैं अभी तो मैं कि ये ए से मान लो, पी क्यू क्या है ए से, और यहाँ तक जाता है। जब ये ब्लॉक यहाँ आएगा तो आपको ही पता है कि यहाँ का जो नॉर्मल होगा वो एन डैश होगा, और ये एन डैश किसके इक्वल होगा, ये तो एम जी के इक्वल होगा इस केस में। तो इस केस में जो फ्रिक्शन लगेगा क्यू टू आर में वो क्या लगेगा, म्यू। आगे बात सुन में, ये लगेगा। लेकिन यहाँ क्या लगेगा, क्योंकि एन की वैल्यू इस केस में ये यहाँ एन डैश लिया, तो एन डैश किसके इक्वल है, एम जी के। तो यहाँ कितना चला, ये जो डिस्टेंस चल रहा है मान लेते हैं कि ये एस डैश है ना। तो यहाँ का जो वर्क करेगा, फ्रिक्शन ने जो वर्क किया है किसमें, पहले मैं बात कर लेता हूँ पी क्यू के लिए। तो पी क्यू कितना वर्क कर रहा, माइनस म्यू एन इंटू एस, है ना, और माइनस म्यू एन की वैल्यू कितनी है, एम जी कॉस थीटा इंटू एस। तो ये वर्टिकल हाइट अपने को दिया हुआ यहाँ एच, तो एच बाई एस इक्वल टू क्या लिखोगे आप, साइन 30 ना। साइन 30 का मतलब कितना लिखोगे, 1/2 ना। ये बात समझ में आई। कितना हो जाएगा ये, 1/2। एच कितना दिया, तो एस कितना हो गया हमारे पास में, 4 मीटर हो गया ना। तो ये हमारे पास में डब्ल्यू एफ के इक्वल टू आ गया माइनस म्यू एम जी कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू कितनी है, यानी ये हो जाएगा √3/2 इंटू एस कितना है 4, ये वर्क होगा। और Q2R में वर्क कितना करेगा फ्रिक्शन, तो वह करेगा माइनस म्यू एम जी इंटू एस डैश ना। ये कह रहा है कि ये दोनों वर्क इक्वल है ना। तो ये हो जाएगा माइनस म्यू एम जी √3/2 4 इक्वल टू माइनस म्यू एम जी इंटू एस डैश। म्यू एम जी से म्यू एम जी कैंसिल आउट हो गया, तो एस डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 2√3 मीटर आ गई, है ना। क्या आ गई, 2√3। क्या पूछ रहा था अपने से, तो ये पूछ रहा है द एनर्जी लॉस्ट, तो क्या क्या बताना भाई, आर इक्वल टू चाहिए क्या इसको। द वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड डिस्टेंस क्यू आर, तो क्यू आर की वैल्यू तो ये आ रही है, क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, तो 2 इंटू √3 की वैल्यू 1.732, तो एस डैश कितना आ गया 4 6 4.3, यानी लगभग ये आ गया 3.5 मीटर। एक आंसर तो हमारे पास ही आ गया। तो एक में, अच्छा 2 में मैच कर रहा है ना, अच्छा ये भी कम नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ए या तो 1 ऑप्शन है या 2 ऑप्शन है। तो ऐसा करते हैं, अभी और क्या क्या दिया है इसने, energy lost by the ball over the parts P and Q of the track are equal to each other and no energy is lost when particle change direction from, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। यहाँ तक क्लियर है भाई सबको। तो यस सर। अब अपने को म्यू भी चाहिए, तो म्यू कैसे निकालेंगे, म्यू कैसे निकाला जाए, कौन बताएगा, क्योंकि म्यू भी चाहिए अपने को। तो क्योंकि 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन में दोनों मैच कर रहा है वो, वरना एक से काम चल गया था वैसे तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ देखो आप, इसको यहाँ से जब हमने रिलीज किया पी से, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी, लेकिन जब यहाँ पहुंचेगा है, जब यहाँ पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी अपनी क्या होगी, v होगी ना। ओके, तो एक काम कर लेते हैं, मैं पहले P2Q के लिए बात कर लेता हूँ। तो P2Q में देखो, एक तो mg वर्क कर रहा है, तो mg का वर्क क्या होगा यहाँ, mg इंटू 2 होगा ना वर्टिकल हाइट के हिसाब से, प्लस फ्रिक्शन का वर्क कितना आ रहा था यहाँ, म्यू mg, फ्रिक्शन का वर्क आ रहा है म्यू mg √3/4, और ये इक्वल टू क्या होगा, देखो इसका हाफ mv² - 0 होगा कि नहीं होगा, ये समझ में आया। पहले तो लॉजिक मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दी है, हाँ सर। P2Q वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दी। तो इसमें mg का वर्क तो वर्टिकली देखेंगे ना हम लोग, एक तो ये आ गया। दूसरा Q2R में देख लो, अब आप कौन वर्क कर रहा है, केवल फ्रिक्शन, तो कितना वर्क, यानी माइनस म्यू
तो कौन वर्क कर रहा फ्रिक्शन, तो माइनस म्यू एम जी एस डैश, और तो कोई वर्क कर नहीं रहा है, इक्वल टू 0 माइनस हाफ एम वी स्क्वायर लिखोगे। और आपको ये मालूम है कि ये और ये दोनों इक्वल हैं, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ इस वैल्यू को रख देता हूँ मैं वहाँ, तो हो जाएगा 2mg माइनस म्यू एम जी √3/2 इंटू 4, और ये वैल्यू वहाँ क्या लिखेंगे इसको, इसका हो जाएगा म्यू एम जी एस डैश, और ये तो दोनों इक्वल ही हैं, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, तो ये क्या हो गया, डबल हो गया। तो 2mg इक्वल टू ये हो जाएगा 2 म्यू एम जी एस डैश। ये लॉजिक समझ में आया सबको। एस डैश की वैल्यू मुझे पता है, तो एम जी से एम जी कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आप देख रहे हो कि म्यू इक्वल टू क्या आ रहा है 1/s डैश, और 1/s डैश, एस डैश की वैल्यू कितनी है, तो ये आ गया 1/3.5। सॉल्व करो इसको, तो 1 से डिवाइड कर दो। बात समझ में आ गई? हाँ सर। नहीं, वो तो समझ में तो आ गई। 1/3.5 यानी आ रहा है हमारे पास में 0.2857, तो राउंड ऑफ करेंगे तो ये जाएगा 0.29, ये आंसर आना चाहिए। बात समझ में आ गई ना? अब ऐसे करना था। हाँ सर। तो चलो आज इतना ही करेंगे, फिर बाकी का जो बचा नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा मैं, पूछ लेंगे। अच्छा, हमने सर्कुलर मोशन शुरू कर दिया था ना? हाँ सर किया था। हाँ, चलो ठीक है। तो आप डीपीपी कर लो अब इसका, और एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 भी कर लो, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 कर लो, ठीक है? ओके सर। है ना? चलिए फिर, ओके, बाय बाय।